क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग जिंदगी भर अमीर बनते चले जाते हैं और कुछ लोग चाहे जितना भी कमा ले हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों कोई व्यक्ति साधारण आमदनी में भी सुकून से जी लेता है और कोई करोड़ों कमाकर भी बेचैन रहता है? यही है द साइकोलॉजी ऑफ मनी की असली कहानी। एक ऐसी किताब जो सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं बताती, बल्कि हमें सिखाती है कि पैसे के बारे में सही ढंग से सोचना क्या होता है। लेखक मॉर्गन हॉजल एक सरल लेकिन गहरी बात कहते हैं, पैसे के साथ सफल होना आपकी बुद्धिमानी पर नहीं, बल्कि आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। मतलब, पैसे की समझ एक व्यवहारिक कला है, कोई गणितीय सूत्र नहीं। और आज हम इसी सोच को समझेंगे, कैसे हमारी भावनाएं, डर, लालच और निर्णय ये तय करते हैं कि हम आर्थिक स्वतंत्रता पाएंगे या हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे। तो अगर आपको लगता है कि पैसा सिर्फ गणना और तर्क का खेल है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस भ्रम को तोड़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं एक कहानी से, एक अमीर निवेशक और एक सुरक्षा रक्षक की कहानी से। एक बार एक अरबती निवेशक ने एक शानदार पार्टी दी। उस पार्टी में एक प्रसिद्ध लेखक जोसेफ हेलर भी आमंत्रित थे। पार्टी के अंत में एक पत्रकार ने उनसे कहा, क्या आपको पता है, इस पार्टी के मेजबान ने आज एक दिन में उतना कमा लिया जितना आपने पूरी जिंदगी में नहीं कमाया? जोसेफ ने मुस्कुराकर कहा, शायद, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, पर्याप्त। सिर्फ यही शब्द, पर्याप्त, दुनिया के अधिकांश आर्थिक तनाव का समाधान है। हम सब पैसा चाहते हैं, पर कितना? थोड़ा और, फिर उससे भी थोड़ा ज्यादा। लेकिन हमने कभी तय ही नहीं किया कि पर्याप्त हमारे लिए क्या है। और यही लालच हमें अंतहीन दौड़ में धकेल देता है। सोचिए, अगर आज आपको 1,00,000 रुपए मिलते हैं तो खुशी होगी, पर अगले महीने अगर किसी और को 2,00,000 मिल जाए तो वही 1,00,000 कम लगने लगते हैं। यही है तुलना का जाल। मॉर्गन हॉजल कहते हैं, सबसे कठिन आर्थिक कौशल है अपने लक्ष्य को स्थिर रखना। मतलब, कमाना आसान है, लेकिन लालच को रोकना असली कला है। जरा सोचिए, अगर अंबानी साहब भी अपने किसी रिश्तेदार से तुलना करने लगे तो उन्हें भी तनाव हो जाएगा। पहला सबक, असली संपत्ति वो है जो दिखाई नहीं देती। हम अक्सर शानदार कार, बड़ा घर और महंगे ब्रांड को धन समझ लेते हैं, पर असली संपत्ति होती है जो छिपी रहती है। बैंक बैलेंस, निवेश और आर्थिक स्वतंत्रता, ये सब अंदर की चीजें हैं, पर हम दिखावे के माया जाल में उलझ जाते हैं। एक उदाहरण लीजिए, यदि कोई व्यक्ति 1 करोड़ की कार खरीदता है, हम सोचते हैं, वाह कितना अमीर है, पर शायद उसके खाते में 5,00,000 भी न बचे हों। दूसरी ओर, कोई साधारण व्यक्ति अपनी पुरानी गाड़ी चला रहा है, पर चुपचाप करोड़ों का निवेश कर चुका है। यही अंतर है अमीर दिखने और अमीर होने में। अमीर दिखना अस्थायी है, पर सच्चा अमीर बनना टिकाऊ है। लेकिन अगर धन दिखावे में नहीं, तो असली धन क्या है और कैसे हम अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण पाकर पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बना सकते हैं? आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे अंक की ओर। मॉर्गन हॉजल 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं। पहला है रोनाल्ड रीड, एक साधारण चौकीदार और सफाई कर्मी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छोटी छोटी बचत की, निवेश किया और सादगी से जीवन जिया। मृत्यु के समय उनके खाते में था $8 मिलियन। दूसरी ओर रिचर्ड फुस्कोन, हार्वर्ड से शिक्षित निवेश बैंकर। महंगी कारें, विशाल घर, प्रसिद्धि, सब कुछ था, परंतु लालच और उधार ने उन्हें बर्बादी की ओर धकेल दिया। 2008 के आर्थिक संकट में सब कुछ खो दिया। दोनों के पास एक ही बाजार था, एक ही अवसर थे, फिर भी एक सफल और एक विफल क्यों हुआ? क्योंकि आर्थिक सफलता बुद्धिमत्ता का नहीं, भावनात्मक नियंत्रण का परिणाम है। पैसा आपकी समझ नहीं, आपके धैर्य की परीक्षा लेता है। दूसरा सबक, भाग्य और जोखिम
जीवन के जुड़वा है। हर परिणाम में भाग्य और जोखिम दोनों का हाथ होता है। बिल गेट्स अपने समय के अद्भुत दूरदृष्टा थे, परंतु ये भी भाग्य था कि उनके विद्यालय में कंप्यूटर था, जो उस युग में बहुत दुर्लभ चीज थी। वही उनके मित्र केंट इवांस उतने ही प्रतिभाशाली एक दुर्घटना में चल बसे। ये था जोखिम। इसलिए कभी अपनी सफलता पर अत्यधिक गर्व मत करो और असफलता पर अत्यधिक दुख भी नहीं। हर निर्णय में भाग्य और जोखिम साथ चलते हैं। मतलब अगर आपने 2011 में बिटकॉइन खरीदा था तो बधाई हो, आप प्रतिभाशाली भी थे और भाग्यशाली भी। तीसरा सबक, चक्रवृद्धि का जादू। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का 8वां आश्चर्य है। पर सच्चाई यह है, चक्रवृद्धि केवल ब्याज पर नहीं, व्यवहार पर भी लागू होती है। जितना अधिक समय आप अपने निवेश को बढ़ने देते हैं, उतना ही बड़ा परिणाम मिलता है। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए। आज उनकी कुल संपत्ति लगभग 100 अरब डॉलर है, परंतु उसमें से 90 अरब उन्होंने 60 वर्ष की आयु के बाद कमाए। मतलब धैर्य ही असली संपत्ति है। लेकिन समस्या ये है, हम जल्दी अधीर हो जाते हैं। हम सोचते हैं पैसा एक दौड़ है, जबकि ये एक यात्रा है। चौथा सबक, स्वतंत्रता धन से अधिक मूल्यवान है। मॉर्गन कहते हैं, धन का सर्वोच्च रूप है हर सुबह उठकर ये कहने की स्वतंत्रता की, आज मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन हर दिन आपको नापसंद नौकरी करनी पड़ती है, तो क्या आप सच में अमीर हैं? नहीं, आप बस बंदी विलासिता में जी रहे हैं। असली धन वही है जो आपको निर्णय लेने की शक्ति दे। विडंबना यह है कि हम स्वतंत्रता पाने के लिए पैसा कमाते हैं, पर उसी पैसे के लिए अपनी स्वतंत्रता खो देते हैं। पांचवा सबक, बचत का असली अर्थ। बचत केवल भविष्य के लिए नहीं होती, ये वर्तमान को तनाव मुक्त बनाती है। मॉर्गन कहते हैं, बचत आपके अहंकार और आय के बीच का अंतर है। जितना कम अहंकार, उतनी अधिक बचत। तो अगली बार जब नया फोन बाजार में आए, अपने आप से पूछिए, मुझे फोन चाहिए या स्वतंत्रता? पर सवाल यह है, अगर हम सब ये जानते हैं, तो फिर हम बार बार वही गलतियां क्यों करते हैं? इसका उत्तर छिपा है तीसरे और अंतिम अंक में। मॉर्गन हॉजल कहते हैं, पैसा गणित नहीं है, ये मनोविज्ञान है, और मनोविज्ञान का अर्थ है भावनाएं, आदतें और दृष्टिकोण। अब आइए समझते हैं वे 3 मानसिक परिवर्तन, माइंडसेट शिफ्ट्स, जो आपके और पैसे के बीच का रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला परिवर्तन, पर्याप्त का अर्थ समझिए। हर व्यक्ति किसी न किसी स्तर पर अपने से अधिक अमीर व्यक्ति को देखता है। ये तुलना कभी समाप्त नहीं होती। मॉर्गन कहते हैं, चाहे आपके पास कितना भी हो, कोई न कोई ऐसा होगा जिसके पास उससे अधिक होगा। तो फिर अनंत दौड़ क्यों? पर्याप्त को समझना ही पहला कदम है सच्ची समृद्धि की ओर। जब तक आप तय नहीं करेंगे कि मेरे लिए पर्याप्त क्या है, आपका मन कभी शांति नहीं पाएगा, क्योंकि पर्याप्त कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है। ये एक भावनात्मक अवस्था है। जिस दिन आप संतोष को समझ लेंगे, उसी दिन धन का असली अर्थ जान जाएंगे। दूसरा परिवर्तन, लोभ और भय को नियंत्रित करें। बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, कभी ऊपर, कभी नीचे, और हमारी भावनाएं भी ऐसी ही होती हैं। लोभ हमें जोखिम उठाने पर मजबूर करता है, भय हमें अवसर खोने पर मजबूर करता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली बुद्धिमानी है। और याद रखिए, जब बाजार नीचे गिरता है तो घबराइए मत, क्योंकि वही तो सस्ता सौदा मिलता है। लोभ कहता है थोड़ा और चाहिए, भय कहता है सब खो जाऊंगा, और समझदारी कहती है बस यही रुक जाओ। जब आप अपने भीतर इन तीनों आवाजों का अंतर समझ लेते हैं, तो आप अपने आर्थिक निर्णयों के स्वामी बन जाते हैं। तीसरा परिवर्तन, अपनी यात्रा दूसरों से मत मिलाइए। मॉर्गन लिखते हैं, सबसे खतरनाक चीज है ऐसे लोगों से सीखना जो आपसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों।
मतलब अगर कोई व्यक्ति व्यापार या क्रिप्टो में रातों रात लाखों कमा रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भी वैसा ही करना चाहिए। हर किसी की परिस्थितियां, जोखिम और लक्ष्य अलग होते हैं। आपका खेल आपका है, दूसरे की रणनीति पर मत चलिए। आपका उद्देश्य धन का पीछा करना नहीं, धन को अपने उद्देश्य का साथी बनाना है। अंतिम सार, धन एक दर्पण है। आखिर में दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक दर्पण है। ये हमारे मूल्यों, डर और प्राथमिकताओं को दिखाता है। अगर आप पैसे को प्रतिष्ठा का प्रतीक समझेंगे, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप उसे स्वतंत्रता का साधन मानेंगे, तो हर निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। मॉर्गन कहते हैं, समझदार बनिए, पूर्णतावादी नहीं। मतलब पैसों के नियमों में न उलझे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में व्यावहारिक बनाइए। कभी कभी गणित कहेगा, जोखिम मत लो, पर जीवन कहेगा, अगर नहीं लिया तो सीखोगे कैसे? और यही संतुलन असली आर्थिक समझ है। आखिर में दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें याद दिलाती है कि आर्थिक सफलता किसी सूत्र से नहीं आती, वो एक मानसिक दृष्टिकोण से आती है। और ये दृष्टिकोण एक सरल प्रश्न से शुरू होता है, मुझे वास्तव में चाहिए क्या? क्या आपको स्वतंत्रता चाहिए, सुरक्षा चाहिए, या मन की शांति? क्योंकि जब आपका उत्तर स्पष्ट होता है, तो पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। अगली बार जब आप पैसे को अपने हाथों में ले, उसे केवल एक नोट मत समझिए, उसे समझिए। ये आपकी सोच का प्रतिबिंब है। यही है धन का असली मनोविज्ञान। और जब आप इसे समझ लेते हैं, तो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। जब तक आप तय नहीं करेंगे कि मेरे लिए पर्याप्त क्या है, आपका मन कभी शांति नहीं पाएगा। क्योंकि पर्याप्त कोई आर्थिक लक्ष्य नहीं है, ये एक भावनात्मक अवस्था है। जिस दिन आप संतोष को समझ लेंगे, उसी दिन धन का असली अर्थ जान जाएंगे। दूसरा परिवर्तन, लोभ और भय को नियंत्रित करें। बाजार कभी स्थिर नहीं रहता, कभी ऊपर, कभी नीचे, और हमारी भावनाएं भी ऐसी ही होती है। लोभ हमें जोखिम उठाने पर मजबूर करता है, भय हमें अवसर खोने पर मजबूर करता है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही असली बुद्धिमानी है। और याद रखिए, जब बाजार नीचे गिरता है, तो घबराइए मत, क्योंकि वही तो सस्ता सौदा मिलता है। लोभ कहता है थोड़ा और चाहिए, भय कहता है सब खो जाऊंगा, और समझदारी कहती है बस यही रुक जाओ। जब आप अपने भीतर इन तीनों आवाजों का अंतर समझ लेते हैं, तो आप अपने आर्थिक निर्णयों के स्वामी बन जाते हैं। तीसरा परिवर्तन, अपनी यात्रा दूसरों से मत मिलाइए। मॉर्गन लिखते हैं, सबसे खतरनाक चीज है ऐसे लोगों से सीखना जो आपसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। मतलब अगर कोई व्यक्ति व्यापार या क्रिप्टो में रातों रात लाखों कमा रहा है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आपको भी वैसा ही करना चाहिए। हर किसी की परिस्थितियां, जोखिम और लक्ष्य अलग होते हैं। आपका खेल आपका है, दूसरे की रणनीति पर मत चलिए। आपका उद्देश्य धन का पीछा करना नहीं, धन को अपने उद्देश्य का साथी बनाना है। अंतिम सार, धन एक दर्पण है। आखिर में दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यह सिखाती है कि पैसा कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक दर्पण है। ये हमारे मूल्यों, डर और प्राथमिकताओं को दिखाता है। अगर आप पैसे को प्रतिष्ठा का प्रतीक समझेंगे, तो आप कभी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आप उसे स्वतंत्रता का साधन मानेंगे, तो हर निर्णय बुद्धिमत्तापूर्ण होगा। मॉर्गन कहते हैं, समझदार बनिए, पूर्णतावादी नहीं। मतलब पैसों के नियमों में न उलझे, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी में व्यावहारिक बनाइए। कभी कभी गणित कहेगा, जोखिम मत लो, पर जीवन कहेगा, अगर नहीं लिया तो सीखोगे कैसे? और यही संतुलन असली आर्थिक समझ है। आखिर में दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें याद दिलाती है कि आर्थिक सफलता किसी सूत्र से नहीं आती, वो एक मानसिक दृष्टिकोण से आती है। और यह दृष्टिकोण एक सरल प्रश्न से शुरू होता है,
मुझे वास्तव में चाहिए क्या? क्या आपको स्वतंत्रता चाहिए, सुरक्षा चाहिए या मन की शांति? क्योंकि जब आपका उत्तर स्पष्ट होता है तो पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। अगली बार जब आप पैसे को अपने हाथों में ले, उसे केवल एक नोट मत समझिए, उसे समझिए। ये आपकी सोच का प्रतिबिंब है। यही है धन का असली मनोविज्ञान। और जब आप इसे समझ लेते हैं तो न सिर्फ आपकी आर्थिक स्थिति बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है।